नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपके होने वाले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के एग्जाम की तैयारी के लिए काफी हेल्पफुल देगा। दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं जो आपके इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी मददगार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला इंटरपोल में जिसके चार विकल्प हैं। पहला है, बड़ी संख्या में मोटे तार से निर्मित टर्न होते हैं। दूसरा, कम संख्या में पतले तार से निर्मित टर्न होते हैं। तीसरा, बड़ी संख्या में पतले तार से निर्मित टर्न होते हैं। चौथा, कम संख्या में मोटे तार से निर्मित टर्न होते हैं। जिसका राइट आंसर होगा कम संख्या में मोटे तार से निर्मित टर्न होते हैं। दोस्तों, इंटरपोल मोटे तारों की कम लपेट संख्या से तैयार किया हुआ होता है। ये इंटरपोल डीसी मशीनों के आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। इंटरपोल की संख्या किसी भी डीसी मशीन में ठीक उतनी ही होती है जितनी कि उस डीसी मशीन का मुख्य फील्ड पोल होता है। दोस्तों, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि डीसी मशीन का इंटरपोल मोटे तार कम लपेट संख्या से बना तो होता है, पर यह कम लपेट संख्या कितनी होगी? तो इसका सही जवाब होगा कि इंटरपोल मेन पोल का 1/3 गुना होता है। जैसे कि यदि मेन पोल 300 लपेट संख्या से बना है तो इंटरपोल 100 लपेट संख्या से तैयार किया जाएगा। दोस्तों, आपसे हमारा प्रश्न है कि इंटरपोल का प्रयोग हम क्यों करते हैं? आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अल्टरनेटरों के समानांतर संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त है? जिनके चार विकल्प हैं। पहला, दोनों अल्टरनेटरों के समान रेटिंग होना चाहिए। दूसरा, दोनों अल्टरनेटरों के प्रत्येक फेज में वोल्टता बस ब्रास के संगत वोल्टेज के वोल्टेज से दोगुना होना चाहिए। तीसरा, दोनों अल्टरनेटर बराबर आउटपुट करंट की सप्लाई देनी चाहिए। चौथा, दोनों अल्टरनेटरों की आवृत्ति बस बार आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के समान होना चाहिए। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों अल्टरनेटरों के आवृत्ति बस बार आवृत्ति के समान होना चाहिए। दोस्तों, दो या दो से अधिक अल्टरनेटरों को समानांतर क्रम में जोड़कर संचालित करने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, हम यहां जान लेते हैं। सभी अल्टरनेटरों के टर्मिनल वोल्टेज बराबर होने चाहिए, सभी अल्टरनेटरों के फ्रीक्वेंसी बराबर होने चाहिए और सभी अल्टरनेटरों के फेज क्रम एक ही क्रम में होने चाहिए। जैसे एग्जांपल में RYB के क्रम में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पोल मशीन के लिए फुल पिच वाइंडिंग का कॉइल स्पैन होगा। जिनके चार विकल्प हैं। 90 डिग्री मैकेनिकल, 180 डिग्री मैकेनिकल, 60 डिग्री मैकेनिकल या 45 डिग्री मैकेनिकल। जिसका राइट आंसर होगा 60 डिग्री मैकेनिकल। दोस्तों, 6 पोल के मशीन में मैकेनिकल डिग्री 60 डिग्री होगी और इलेक्ट्रिकल डिग्री 180 डिग्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज की संख्या चाहे जो भी हो, फील्ड टाइप के अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं? जिसके विकल्प हैं 1, 2, 4, 3। जिसका राइट आंसर होगा 2। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर पूछा गया है कि फील्ड टाइप के अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं। चलिए हम इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों, घूमने वाले भाग के आधार पर अल्टरनेटर दो प्रकार के होते हैं। पहला, रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर और दूसरा रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर। जो हमारा रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर होता है उसमें फेजों की संख्या चाहे जो भी हो, इस अल्टरनेटर में 2 स्लिप रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसे हम अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करते हैं। रोटेटिंग फील्ड टाइप के अल्टरनेटर से उच्च विद्युत वाहक बल पैदा किया जाता है, जैसे 11,000 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की खपत कंजप्शन इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है? जिनके विकल्प हैं वॉशिंग मशीन, आयरन, वैक्यूम क्लीनर या वाटर हीटर। जिसका राइट आंसर होगा वाटर हीटर। दोस्तों, इस प्रश्न को समझने के लिए हम विकल्प में दिए गए सभी प्रोडक्ट की क्षमता को एक नजर देख लेते हैं। पहला है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन 333 वाट से 400 वाट तक के आते हैं। दूसरा है आयरन। यह आयरन 1200 वाट, 1600 वाट और 2200 वाट क्षमता के आते हैं। वैक्यूम क्लीनर 370 वाट, 1200 वाट, 1300 वाट के आते हैं।
और वाटर हीटर 2000 वाट, 3000 वाट आदि के आते हैं। वाटर हीटर को हम गीजर कहते हैं। अतः विकल्प संख्या डी वाटर हीटर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग ऑयल, उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल, किस लिए प्रयुक्त की जाती है? जिनके ऑप्शन है कॉन्टेक्ट की कूलिंग प्रदान करने के लिए, स्पूलिंग का सामन का माध्यम, इंसुलेशन प्रदान करने के लिए या लुब्रिकेंट प्रदान करने के लिए। जिसका राइट आंसर होगा स्पूलिंग के सामन का माध्यम। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग हम ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रदान करने के लिए तथा ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग पे एक अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं, ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में आपसे पूछ रहा है। अतः ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम इस ऑयल का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि स्पूलिंग अर्थात सर्किट ब्रेक करते समय निकलने वाली चिंगारी को यह ऑयल खत्म कर सके। दोस्तों, इस ऑयल का नाम क्या होता है, कैसे बनता है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इस पर मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिनके 4 विकल्प हैं। पहला, इसकी रखरखाव लागत बहुत अधिक होती है। दूसरा, यह हल्के से लोड होने पर बहुत उच्च लैगिंग पावर फैक्टर पर चलता है। तीसरा, लोड में वृद्धि के साथ इसकी गति बढ़ जाती है। या चौथा, इसके स्टार्ट करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टार्क होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे स्टार्ट करना बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टार्क होता है। दोस्तों, सभी प्रकार के 3 फेज वाले मोटर को जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो इसमें एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है अर्थात रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है जो मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग टार्क प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 1000 मेगा वोल्ट एम्पियर 33 केवी 3 फेज सर्किट ब्रेकर किसी त्रुटि के कारण अचानक बंद हो जाती है, रेटेड मार्किंग करंट पिक होगा। जिनकी ऑप्शन है 35.3 किलो एम्पियर, 44.6 किलो एम्पियर, 17.5 किलो एम्पियर या 50.2 किलो एम्पियर। जिसका राइट आंसर होगा 44.6 किलो एम्पियर। अगला प्रश्न है, एक विंड मिल में बिजली का उत्पादन, जिसके 4 विकल्प हैं। हवा की गति के अनुपातिक होता है, हवा की गति के घन के अनुपातिक होता है, हवा की गति के वर्ग के अनुपातिक होता है या हवा की गति के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। जिसका राइट आंसर होगा हवा की गति के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांशतः उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें, जिसके ऑप्शन है अंडर वाटर हैं, ओवरहेड हैं या अंडरसी हैं या अंडरग्राउंड हैं। जिसका राइट आंसर होगा ओवरहेड हैं। भारत में अधिकांशतः उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें ओवरहेड लाइन होती हैं। दोस्तों, आप यहां विकल्प में ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड लाइन के बारे में भली भांति परिचित होंगे। हम यहां विकल्प ए अंडर वाटर लाइन और विकल्प सी अंडर सी लाइन को समझ लेते हैं। अंडर वाटर ट्रांसमिशन लाइन में हम उच्च वोल्टेज के विद्युत सप्लाई को पानी के अंदर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच समुद्र के रास्ते उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन किया जा रहा है। समुद्र में बिछाई गई इस केबल को हम सबमरीन केबल कहते हैं। दोस्तों, अंडरसी लाइन भी ठीक इसी प्रकार समुद्र के अंदर बिछाई जाती है, लेकिन ये केबल फाइबर ऑप्टिकल केबल से बिछाई जाती है जिससे हमारा इंटरनेट का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन किस माध्यम में होता है? जिसके ऑप्शन है निर्वात, हवा, गैस, तेल। जिसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, हवा। दोस्तों, एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन हवा के माध्यम में होता है। एयर सर्किट ब्रेकर को हम एसीबी के नाम से भी जानते हैं और यह सर्किट ब्रेकर 660 वोल्ट तथा 160 एम्पियर तक की लाइन को हम ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्टेटर एमएमएफ घूर्णक फ्लक्स की तरह ही समान गति में घूमता है तो स्टेटर एमएमएफ और घूर्णक फ्लक्स के बीच सापेक्ष गति क्या होगी? जिसका विकल्प है 0, 0 से 1 के बीच, 1
या -1 से 1 के बीच, जिसका राइट आंसर होगा 0। दोस्तों, रोटर की घूर्णन गति और स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति सदैव एक ही दिशा में होती है और दोनों की घूर्णन गति समान होने पर उनके सापेक्ष गति अर्थात रिलेटिव मोशन 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जाती है? जिनके विकल्प हैं विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चार्ज की गई ऊर्जा, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा, जिसका राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। दोस्तों, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का मुख्य भाग इनमें से कौन सा होता है? जिसके ऑप्शन है स्टेटर और रोटर दोनों, केवल स्टेटर, केवल कम्यूटेटर, केवल रोटर, जिसका राइट आंसर होगा स्टेटर और रोटर दोनों। 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का मुख्य भाग स्टेटर और रोटर दोनों ही होता है। दोस्तों, यहां पर एक और सवाल बन जाता है जो कि आपसे इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। दोस्तों, कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, देखा जाए कि कितने प्रतिशत लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन केबल में मौजूदा चार्जिंग करंट, जिनके 4 विकल्प हैं, वोल्टेज को 180 डिग्री से लैग करता है, वोल्टेज को 90 डिग्री से लैग करता है, वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है, वोल्टेज को 180 डिग्री से लीड करता है, जिसका राइट आंसर होगा वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आमतौर पर 3 फेज अल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? जिनके 4 विकल्प हैं, स्टार कनेक्टेड, ओपन सर्किटेड, शॉर्ट सर्किटेड या डेल्टा कनेक्टेड। दोस्तों, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में मुख्य अंतर यही होता है कि स्टार कनेक्शन कम वोल्टेज को उच्च धारा में उत्पन्न करता है और डेल्टा उच्च धारा को कम वोल्टेज में उत्पन्न करता है। इस रूल के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी डेल्टा कनेक्शन होगा। पर यहां मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन बीएचपीएससीएल के ऑफिशियल पेपर से लिया गया है और बीएचपीएससीएल का ऑफिशियल आंसर के हिसाब से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्टार कनेक्शन होगा। दोस्तों, इस प्रश्न में आपकी क्या राय है? आप इसे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जिनकी ऑप्शन है इमरजेंसी लोड, पीक लोड, बेस लोड या प्लांट लोड, जिसका राइट आंसर होगा पीक लोड। दोस्तों, गैस टरबाइन पावर प्लांट पीक लोड के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर प्रयुक्त किया जाता है? जिनकी ऑप्शन है लेड सीटेड एल्युमिनियम वायर, बेर वायर, कॉपर वायर, सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर, जिसका राइट आंसर होगा सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर कॉइल का प्रतिरोध किसका उपयोग करके मापा जाता है? जिसके ऑप्शन है वोल्टमीटर, हाइग्रोमीटर, केल्विन ब्रिज या एम्पियर मीटर, जिसका राइट आंसर होगा केल्विन ब्रिज। दोस्तों, हम आर्मेचर कॉइल का प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर, मेगर मीटर, केल्विन ब्रिज आदि का उपयोग करते हैं, जिसमें सबसे सही और शुद्ध रूप से प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए केल्विन ब्रिज को सबसे उत्तम माना गया है। केल्विन ब्रिज से हम मिली ओम तथा माइक्रो ओम के प्रतिरोध को भी शुद्ध रूप से माप सकते हैं। केल्विन ब्रिज को हम थॉमसन ब्रिज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रैक्शन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी स्टार्टिंग विधि को वरीयता दी जाती है? जिसके ऑप्शन है वेरिएबल स्पीड ड्राइवर, डायरेक्ट ऑनलाइन, ऑटो ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसका राइट आंसर होगा वेरिएबल स्पीड ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में अधिक क्रॉस सेक्शन एरिया वाली वाइंडिंग को एक, जिसके ऑप्शन है प्राइमरी वाइंडिंग होता है, टर्शियर वाइंडिंग होता है, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग होता है या निम्न वोल्टेज वाइंडिंग होता है, जिसका राइट आंसर होगा निम्न वोल्टेज वाइंडिंग होता है। ट्रांसफार्मर में अधिक क्रॉस सेक्शन एरिया वाली वाइंडिंग निम्न वोल्टेज वाइंडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रेफ्रिजरेटर की बिजली की खपत 680 किलोवाट आवर प्रति वर्ष है
और बिजली का खर्च 50 पैसे प्रति किलोवाट आवर है, तो 2 वर्ष में बिजली का खर्च कितना होगा? जिसके 4 विकल्प हैं: 1360 रुपया, 2040 रुपया, 680 रुपया या 340 रुपया। जिसका राइट आंसर होगा 680 रुपया। दोस्तों, यहां पर 1 साल की बिजली का खपत 680 किलोवाट आवर है और बिजली का खर्च 50 पैसे प्रति किलोवाट आवर है। तो यहां हम सबसे पहले 1 साल का खर्च निकाल लेंगे। 680 गुणे 0.5 अर्थात 340 रुपया। 1 साल की बिजली का खपत 340 रुपया होगा। इससे हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे 2 साल के बिजली का खपत निकल जाएगा, जो कि 680 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने के लिए क्षैतिज स्थिति के साथ सड़क पर प्रकाश के लिए सबसे उपयुक्त लाइट कौन सी होगी? जिसके ऑप्शन है सोडियम वेपर लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, मर्क्यूरी वेपर लैंप या इनकैंडिसेंट लैंप। जिसका राइट आंसर होगा सोडियम वेपर लैंप। अगला प्रश्न है, फर्श और बिजली के स्विच के बीच मानक ऊंचाई कितनी होगी? इसके ऑप्शन है 32 इंच, 48 इंच, 24 इंच या 20 इंच। जिसका राइट आंसर होगा 48 इंच। फर्श और बिजली के स्विच की मानक ऊंचाई 48 इंच होती है। अगला प्रश्न है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज रेटिंग क्या होगी? जिसके ऑप्शन है 20 केवी से 100 केवी, 20 केवी तक, 60 केवी से 80 केवी या 100 केवी से अधिक। जिसका राइट आंसर होगा 100 केवी से अधिक। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज रेटिंग 100 केवी से अधिक होती है। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन दबाकर ऑल पर कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।